झाओ फेंग के 1000 फीट के अंदर पूरा इलाका इस ताबीज की ताकत से घिर गया। जैसे ही ताबीज फटा, आग की एक बहुत तेज लहर पूरे इलाके में फैल गई। जैसे ही धमाका शांत हुआ, 1000 फीट के दायरे में सब कुछ बर्बाद हो गया। रेन वोकुआंग, जो एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके 1000 फीट पीछे हट गया था, धमाके के बाद के झटकों से घायल हो गया, खून की उल्टी कर रहा था और कमजोर और मौत के कगार पर लग रहा था। लेकिन मैंने इसे देखा। उन ऊंचे खंडहरों के पीछे उसके उदास चेहरे पर एक अजीब सी हंसी आ गई। हाँ हाँ, तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, आखिर में तुम मेरे ही हाथों मरोगे, है ना? हाँ। अचानक रेन वोकुआंग के पीछे से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। रेन वोकुआंग का शरीर अचानक अकड़ गया और उसकी सांस लगभग रुक गई। उसने मुश्किल से अपना सिर घुमाया और जब उसने वह जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में तुरंत हैरानी भर गई। यह कैसे हो सकता है? फ्लेमिंग ब्लेड टैलिस्मैन एक हाई ग्रेड 7वीं टियर अटैक टैलिस्मैन है। अगर कोई लेटेस्ट स्टेज मार्शल एम्परर अचानक पकड़ा जाए तो वह भी इस टैलिस्मैन से मारा जा सकता है। तुम पफट। बिना एक शब्द कहे झाओ फेंग ने रेन वो कुआंग के सिर पर मुक्का मारा, जिससे खून की बौछार के बीच उसका सिर फट गया। सिस्टम नोटिफिकेशन उम्मीद के मुताबिक ही आया। झाओ फेंग ने सिस्टम नोटिफिकेशन को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अभी अभी का सीन अचानक उसके दिमाग में घूम गया। एक ज्वलंत ब्लेड ताबीज, एक ताबीज मास्टर। रेन वो कुआंग ने अभी जो रून इस्तेमाल किया वह साफ तौर पर एक अटैक रून था। जो लोग ऐसे शिलालेख बना सकते हैं वे शिलालेख मास्टर हैं। केवल रनमास्टर्स अल्केमिस्ट से भी ज्यादा दुर्लभ प्रोफेशन है। यह ठीक इसलिए है क्योंकि दुनिया में शिलालेख लिखने वालों की कमी है, इसलिए शिलालेख बहुत कम देखने को मिलते हैं। क्योंकि रून मास्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरतें होती हैं। किसी के पास न सिर्फ मजबूत आत्मा की शक्ति और बहुत अच्छा टैलेंट होना चाहिए, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के साथ उसका बहुत ज्यादा तालमेल भी होना चाहिए। इसके अलावा लिखने वाले मास्टर अल्केमिस्ट से भी ज्यादा खर्चीले होते हैं। लिखने के प्रोसेस के लिए काफी रिसोर्स सपोर्ट की जरूरत होती है। आम सेना ऐसे टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर सकती। जो व्यक्ति लेटेस्ट स्टेज 7th टियर अटैक ताबीज बना सकता है उसे हाफ सेंट या मार्शल सेंट भी होना चाहिए। मैड ब्लेड सेक्ट को 8वीं रैंक की ताकत का दर्जा दिया गया है, इसलिए सेक्ट का सबसे ताकतवर सदस्य ज्यादा से ज्यादा आधा संत होता है और उनके लिए एक मार्शल संत की साधना के साथ एक रून मास्टर को सपोर्ट करना नामुमकिन है। रेन वो कुआंग के फ्लेमिंग ब्लेड टैलिस्मैन की शुरुआत थोड़ी हैरान करने वाली है। दुर्भाग्य से कोई स्पिरिट ताबीज नहीं मिला। अपने सिस्टम की इन्वेंटरी चेक करने के बाद झाओ फेंग काफी निराश हुआ। उन्होंने अभी अभी खुद इस ताबीज की शक्ति का अनुभव किया था। अगर उसके पास क्लाउड पियर्सिंग शटल नहीं होता तो फ्लेम ब्लेड टैलिस्मैन के फटने पर उसके लिए बिना चोट के बच निकलना बहुत मुश्किल होता। इस ताबीज की ताकत किसी 9 सितारा मार्शल सम्राट के पूरे हमले से कम नहीं है। अगर इसे अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो यह तुरंत बड़ी संख्या में दुश्मनों को खत्म कर सकता है। कितना अफसोस है, लेकिन यह पूरी तरह से नुकसान नहीं था। झाओ फेंग ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर उस दिशा में टिकी हुई थी जहां दो मार्शल वेनरेबल्स भाग गए थे। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। हल्की हवा चल रही है। झाओ फेंग की आकृति वहां से गायब हो गई। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। इन खंडहरों से 20 या 30 मील दूर एक तरफा लड़ाई छिड़ गई। सफेद धुंध की आड़ में दो मार्शल आर्ट मास्टर जो अभी अभी बचकर निकले थे, दोनों धुंध में उलझ गए। 100 से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट से घिरे होने के कारण इसे बार बार हराया गया और आखिर में मार दिया गया। इन लोगों से निपटने के बाद धुंध वाला जानवर एक पालतू कुत्ते का रूप ले लिया। झाओ फेंग के पास दौड़ा और अपनी पूंछ हिलाई। बहुत अच्छा। झाओ फेंग ने पग के सिर पर थपथपाया। गोल्डन बुल का कोर खाने के बाद से मिस्ट बीस्ट अपनी सबसे अच्छी हालत में आ गया है। इतना ही नहीं, अब 7वें रैंक के आखिरी स्टेज पर पहुंचने के बाद जिन स्पिरिट बीस्ट में वह बदलता है वे ज्यादातर 7वें रैंक के शुरुआती स्टेज या 7वें रैंक के बीच के स्टेज में होते हैं। बेशक एक लेटेस्ट स्टेज 7वीं टियर बीस्ट भी है। वह गोल्डन बुल है। अभी ठीक इसी बैल के होने की वजह से इन मार्शल वेनरेबल एक्सपर्ट्स को दबाया जा सका और फिर एक एक करके मारा गया। धुंध वाले जानवर को छेड़ने के बाद झाओ फेंग की नजर उस चीज पर पड़ी जिसे दो योद्धा ले जा रहे थे, जो एक बड़े काले कपड़े में लिपटी हुई थी, जो एक डिब्बे जैसी दिख रही थी। यह किस तरह का खजाना है जिसे खोजने में दो ग्रुप के लोगों और रिसोर्स लगे? झाओ गैंग मुस्कुराया, उसकी आंखों में उम्मीद की झलक थी। वह आगे नहीं बढ़ा, वह बस उस काले कपड़े से कई दर्जन फीट दूर खड़ा हो गया और फिर आराम से हाथ हिलाया। पफ्फट पफ्फट। उसकी असली शक्ति बाहर निकली और अनगिनत तेज ब्लेड में बदल गई, जिसने तुरंत काले कपड़े को फाड़ दिया। छोटे छोटे कदम एनर्जी के जोर से वाइब्रेट करते हुए आराम से और आजादी से चल रहे थे। झाओ फेंग बिना हिले डुले यह नजारा बेपरवाही से देखता रहा। जब उसने आखिरकार देखा कि काले कपड़े के नीचे क्या छिपा है तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। तुरंत ही उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अध्याय 286 विस्फोटक ज्वाला ताबीज। यह है। झाओ फेंग अपने सामने के दृश्य को देखकर थोड़ा हैरान रह गया।
काला कपड़ा टूट गया और उसमें से दो बड़े लोहे के पिंजरे दिखाई दिए जो शुद्ध काले धातु से बने थे और रून के निशानों से चमक रहे थे। लोहे के पिंजरे के अंदर दो स्पिरिट बीस्ट कैद थे। दो लेवल के स्पिरिट बीस्ट जिनमें से हर एक के सिर से शानदार सुनहरी रोशनी निकल रही है। बाईं ओर यह रेशम के कीड़े जैसा दिखता है। इसका शरीर बर्फ की तरह साफ है और इससे ठंडी कंपकपा देने वाली आभा निकलती है। दाईं ओर एक लाल रंग का ड्रैगन है जो अजगर से अलग है। यह एक असली ड्रैगन है। इसके सिर पर दो सींग, पेट पर पंजे और चेहरे पर एक क्रूर और ठंडा भाव होता है। इन दोनों स्पिरिट बीस्ट में 8वें रैंक के शुरुआती स्टेज की ताकत होती है। एक इंसानी योद्धा संत जैसा अस्तित्व। इस लेवल के स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने के लिए दो 8वें टियर की सेनाओं को बहुत ज्यादा मैनपावर और रिसोर्स लगे होंगे और इसके लिए कई चेलों की कुर्बानी भी देनी पड़ी होगी। सच में ऐसा ही है। इन दो बहुत खास आध्यात्मिक जानवरों को पकड़ने की लड़ाई में दोनों पंथों के अनगिनत शिष्य मारे गए या घायल हो गए। यहां तक कि सबसे बड़े बुजुर्गों में से भी दो मारे गए और बाकी बुरी तरह घायल हो गए। यहां तक कि संप्रदाय का नेता भी इससे अलग नहीं था। अन्यथा बधाई के तोहफे पहुंचाने का काम दोनों डिप्टी सेक्ट लीडर्स पर नहीं पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने स्पिरिट बीस्ट को पकड़ने के लिए बहुत मुश्किलें झेली थीं, लगभग पूरे ग्रुप के रिसोर्स बर्बाद कर दिए थे। इससे पहले कि वे इसे अपने प्यारे 7वें राजकुमार को दिखा पाते और इस ताकतवर संरक्षक को हासिल कर पाते, झाओ फेंग ने इसे उनकी यात्रा के बीच में ही रोक लिया। अगर दोनों ग्रुप के लीडर और सुप्रीम एल्डर जो अभी भी अपनी चोटों का इलाज करा रहे हैं उन्हें इस बारे में पता होता तो मुझे हैरानी होती कि क्या वे उसी समय गुस्से से मर जाते। झाओ फेंग को नहीं पता था कि दोनों बड़े अधिकारी गुस्सा होंगे या नहीं। उसे बस इतना पता था कि उसकी किस्मत पलट गई है। सक दो 8वें दर्जे के स्पिरिट बीस्ट्स और दोनों ही अनोखे स्पिरिट बीस्ट्स हैं। हो सकता है कि उनमें दिव्य जानवरों का खून भी हो। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं जब उसने दोनों स्पिरिट बीस्ट को देखा। उसकी ठंडी और बेरहम नजर ने उन दोनों बीस्ट के हाव भाव जो बेजान दिख रहे थे एकदम बदल दिए। गर्जन गर्जन। लाल ड्रैगन ने संघर्ष किया और दहाड़ा उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह हिला लोहे के पिंजरे पर लगे रोक लगाने वाले रूंस ने उसे दबा दिया। अनगिनत पतले इलेक्ट्रिक करंट उसके शरीर पर लगे जिससे वह दर्दनाक दहाड़े निकालने लगा। रेड ड्रैगन की लापरवाही की तुलना में उनके बगल में रेशम के कीड़े अजीब तरह से शांत थे। वह बस झाओ फेंग को देखता रहा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे सामने झुक जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम मेरी बंदूक से मारे जाओगे। जैसे ही उसने यह कहा, किंग फेंग रिंग चमक उठी और भगवान को मारने वाले भाले में बदल गई और झाओ फेंग के हाथ में आ गई। हाथ में गॉडेस लेइंग स्पीयर लेकर झाओ फेंग के ऑरा में अचानक बेरहमी से मारने का इरादा आ गया। इससे निकलने वाली आभा से दहाड़ता हुआ क्रिम्सन ड्रैगन भी अजीब तरह से कांपने लगा। उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखी, क्योंकि जैसे ही उसका ऑरा बाहर की ओर फैला उसने झाओ फेंग के शरीर से निकल रहे मारने के इरादे को साफ महसूस किया। एक ऐसा इरादा जो उसे अनगिनत टुकड़ों में फाड़ सकता था। फिर भी क्रिम्सन ड्रैगन ने अपना गर्व से सिर नीचे नहीं किया। उसने झाओ फेंग को ठंडी नजरों से देखा। उसकी आंखों में घमंड और मजाक की चमक थी, जैसे वह झाओ फेंग के उसकी काबिलियत को ज्यादा आंकने पर हंस रहा हो। कोर्ट डेथ। झाओ फेंग का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। जैसे ही उसने मजाक उड़ाया, भगवान को मारने वाला भाला अचानक निकला और प्लॉप की आवाज के साथ लाल ड्रैगन के माथे पर जा लगा। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 8वें टियर के किंग लेवल बॉस क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन को मारने और 2,000,000,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 200,000,000 ट्रू पावर पॉइंट्स और 200,000,000 डिवाइन स्किल प्रोफिशिएंसी पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फेंग को 8वें टियर के किंग लेवल बॉस क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन को मारने और दिव्य जानवर ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का एसेंस ब्लड डाइल्यूटेड पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फेंग को 8वें टियर के किंग लेवल बॉस क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन को मारने और 8वें टियर के फायर टाइप बीस्ट कोर को पाने के लिए बधाई। खिलाड़ी झाओ फेंग को 8वें टियर के किंग लेवल बॉस क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन को हराने और 3 ब्लेजिंग फ्लेम टैलिस्मैन पाने के लिए बधाई। क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन के सामान को देखकर झाओ फेंग हैरान रह गया। तुरंत ही उसके चेहरे पर गहरी खुशी और उल्लास फैल गया। शुरू में उसने सोचा था कि क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन बस एक आम बॉस है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह किंग लेवल का बॉस होगा। हालांकि इसकी तुलना गोल्डन बुल जैसे लॉर्ड लेवल बॉस से नहीं की जा सकती, लेकिन यह बहुत सारे अच्छे आइटम ड्रॉप करता है। कोई हैरानी नहीं कि फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट ने क्रिम्सन ब्लड स्पिरिट ड्रैगन को पकड़ लिया। पता चला कि उसमें दिव्य जानवर ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का एसेंस ब्लड है, जिसका ब्लड लाइन उस शापित 7वें राजकुमार के ब्लड लाइन से मिलता है। हालांकि अब यह मेरे लिए एक वरदान है। इस एसेंस ब्लड से टूटा हुआ बैक्सिया आर्मर जरूर ठीक हो जाएगा। झाओ फेंग की आंखों में रोशनी की एक चमक उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का एसेंस ब्लड निगल लिया और फिर उसे रिफाइन करके बक्सिया के ब्लड लाइन के साथ मिला दिया। जैसे ही झाओ फेंग के शरीर में ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, झाओ फेंग की छाती और पीठ पर धीरे धीरे हल्के लाल रंग का कवच बन गया। यह कवच दिखने में पिछले बैक्सिया कवच से ज्यादा अलग नहीं है। फर्क सिर्फ रंग का है, गहरा लाल खून जैसा।
जिस पल क्रिम्सन ब्लड आर्मर बना, उससे खून की प्यास का एक शक्तिशाली ऑरा निकला, जिसमें ब्लड स्पिरिट ड्रैगन की खून की प्यास और गुस्सा शामिल था। रेशम का कीड़ा जो झाओ फेंग पर कड़ी नजर रख रहा था, उसकी आंखों में डर का भाव दिखा जब यह शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने इंसान के शरीर में कुछ ऐसा है जिससे वह बहुत डर गया था। थप्पड़ थप्पड़ कवच बनता रहता है। एक लाल रंग की रोशनी ने उसके हाथों को और फिर उसके पैरों को घेर लिया। एक पल के बाद झाओ फेंग का पूरा शरीर उसके सिर को छोड़कर लाल रंग के कवच से ढका हुआ था। पहले लेवल के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचने में अभी भी थोड़ी कमी है। झाओ फेंग ने अपना सिर खुजलाया। यह पता लगाना कि लेवल 1 परफेक्ट है या नहीं बहुत आसान है। बैक्सिया आर्मर पूरे शरीर को ढकता है, जिसका मतलब है परफेक्शन का पहला लेवल। हालांकि झाओ फेंग अभी तक परफेक्शन के पहले लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन वह बहुत दूर भी नहीं था। है ब्लड स्पिरिट ड्रैगन और बैक्सिया ब्लडलाइन के ब्लडलाइन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक म्यूटेशन हुआ है। अब क्रिम्सन ब्लड आर्मर न केवल बचाव कर सकता है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसका मन पर भी असर पड़ता है। क्रिम्सन ब्लड आर्मर से हल्की लाल धुंध उठी। लाल धुंध में बहुत ज्यादा बुरी एनर्जी होती है। जो कोई भी इसके संपर्क में आता है, उस पर यह बुरी एनर्जी जरूर हमला कर देती है। कमजोर इरादों वाले लोग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं और अपना दिमाग खो सकते हैं। झाओ फेंग से ज्यादा साधना वाले लोग भी जब असल में लड़ते थे तो ऐसे तरीकों से सावधान रहते थे। झाओ फेंग उत्साहित था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लडलाइन उसके लिए ऐसा बदलाव लाएगी। फिर उसने अगले खजाने पर नजर डाली। उसे बीस्ट कोर की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने उसे बस उस मिस्ट बीस्ट की तरफ फेंक दिया जो उम्मीद से उसे घूर रहा था। तब झाओ फेंग के हाथ में अचानक 3 ताबीज आ गए, जिनमें से हर एक से आग की तेज आभा निकल रही थी। आइटम धधकती लौ ताबीज। रैंक 8वां रैंक। विवरण यह अटैक ताबीज एक बार फटने पर एक शक्तिशाली फायर अटैक करता है जो हजारों फीट के एरिया को कवर करता है और 3 स्टार मार्शल एम्परर लेवल से नीचे के किसी भी व्यक्ति को तुरंत मार देता है। बकवास। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं। यह कई दुश्मनों को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। अभी भी उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि रेन वो कुआंग कोई स्पिरिट ताबीज नहीं निकाल पाया, लेकिन मुझे इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। पलक झपकते ही उसके पास 3 स्पिरिट टैलिस्मन आ गए जो फ्लेम ब्लेड टैलिस्मन से भी ज्यादा डरावने थे। किंग लेवल का बॉस सच में बहुत बढ़िया होता है। मुझे हैरानी है कि तुम्हें किस तरह का लूट मिलेगा। सफलता की मिठास का स्वाद चखने के बाद झाओ फेंग की नजर उस बड़े रेशम के कीड़े के प्यूपा पर पड़ी। अध्याय 287 शाही तितली। मैं मानने को तैयार हूं। जैसे ही झाओ फेंग रेशम के कीड़े को देख रहा था, उसके दिमाग में एक धीमी आवाज गूंजी। झाओ चौंक गया, लेकिन रेशम के कीड़े को देखते हुए उसका चेहरा शांत रहा। क्या तुमने ऐसा कहा? झाओ फेंग जिस बड़े रेशम के कीड़े के प्यूपा को घूर रहा था, उसने धीरे से सिर हिलाया। बहुत खूब। यह देखकर झाओ फेंग तुरंत अपना आपा खो बैठा। उनकी याद में केवल 9वें रैंक तक पहुंचने वाले स्पिरिट बीस्ट ही बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले वाला गोल्डन बोल। लेकिन मेरे सामने रेशम के कीड़ों के प्यूपा का क्या हुआ? 8वीं रैंक के शुरुआती स्टेज में होने के बावजूद उसके पास असल में चुपके से आवाज भेजने की काबिलियत है। झाओ फेंग की जिज्ञासा बढ़ गई। अपना दिमाग खोलो और विरोध मत करो, नहीं तो। झाओ फेंग ने लोहे के पिंजरे की ओर देखा जहां क्रिम्सन ड्रैगन था। उसका मतलब साफ था। रेशम के कीड़े ने एक बार फिर गंभीरता से सिर हिलाया। झाओ फेंग की आंखें चमक उठीं और उसकी जानवर को काबू करने की तकनीक से बना प्रभामंडल रेशम के कीड़े के सिर पर आ गिरा। रेशम के कीड़े को कुछ महसूस हुआ और उसने ऊपर देखा, लेकिन कोई विरोध नहीं हुआ। काटना। खिलाड़ी झाओ फेंग को 8th टियर के शुरुआती स्टेज के स्पिरिट बीस्ट रॉयल बटरफ्लाई को सफलतापूर्वक काबू करने के लिए बधाई। इसने काम किया। झाओ फेंग हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह प्रोसेस इतना आसान और सरल होगा। एक रॉयल तितली? यह साफ तौर पर एक रेशम के कीड़े का प्यूपा है। यह तितली जैसा कैसे दिखता है? झाओ फेंग अवाक रह गया। फिर उन्होंने रॉयल बटरफ्लाई के गुण खोले। मिथिकल बीस्ट रॉयल बटरफ्लाई, किशोर अवस्था। रैंक 8 का शुरुआती स्टेज। परिचय दिव्य जानवर स्पिरिट एम्परर गॉडस्लेइंग बटरफ्लाई के खून का होना। एम्परर बटरफ्लाई से गॉडस्लेइंग बटरफ्लाई बनने के लिए बहुत सारे रिसोर्स की जरूरत होती है। एक बार जब यह प्यूपा से तितली में बदल जाता है तो इसकी ताकत जबरदस्त होगी। इसमें मार्शल गॉड को भी खत्म करने की भयानक शक्ति होगी। बकवास। झाओ फेंग ने गहरी सांस ली और अपने सामने रेशम के कीड़े को हैरानी से देखा, जो लगातार छटपटा रहा था और देखने में बहुत बुरा लग रहा था, यहाँ तक कि कुछ हद तक घिनौना भी। अगर यह आदमी बड़ा हो गया तो क्या वह सच में मार्शल गॉड को मार सकता है? झाओ फेंग ने इस बारे में गहरा संदेह जताया। हे प्रभु, हे स्वामी, मुझे बचाओ। हुआंग दाई की आवाज बहुत बचकानी और झिझक भरी थी, जैसे किसी बच्चे ने अभी अभी बोलना सीखा हो। झाओ फेंग ने भौहें चढ़ाई। वह सोच रहा था कि रॉयल बटरफ्लाई को मार दे या बचा ले। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही साफ हैं। रॉयल बटरफ्लाई एक किंग लेवल बॉस है। इसे मारने से कुछ अच्छे आइटम मिलेंगे जो अब झाओ फेंग के लिए बहुत सही हैं।
इसका नुकसान यह है कि रॉयल तितली अभी जवानी में है और उसे पालने में बहुत सारे रिसोर्स लगेंगे। झाओ फेंग के पास पहले से ही ऐसे खजानों की कमी थी और अब उसके पास उन्हें बांटने के लिए एक और मुंह है। हम उन्हें पालने का खर्च उठा सकते हैं या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। एक कैटरपिलर को अपने कोकून से बाहर निकलने और तितली में बदलने में कितना समय लगता है और कितने रिसोर्स लगते हैं। झाओ फेंग ने हुआंग दाई को देखा। मास्टर, मेरी भूख कम है। जब तक मैं 9वीं रैंक तक इवॉल्व हो जाता हूं, मैं अपने कोकून से आजाद हो सकता हूं और अपने लार्वल स्टेज से बाहर आ सकता हूं। नॉर्मल इवोल्यूशन में 1000 साल लगते हैं, लेकिन डिवाइन ग्रेड स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों की मदद से मुझे यकीन है कि मैं 1 साल के अंदर 9वीं रैंक तक पहुंच सकता हूं। रेशम का कीड़ा और भी अच्छे से बोलने लगा और आखिर में उसकी आवाज में उम्मीद की एक किरण भी दिखी, मालिक मुझे बचा लो। कुछ देर सोचने के बाद झाओ फेंग ने आखिरकार रून के पिंजरे को तोड़ने और रेशम के कीड़े को आजाद करने के लिए गॉडस्लेइंग स्पीयर का इस्तेमाल किया। मैं पहले ही यह साफ कर दूं, मेरे पास तुम्हें सपोर्ट करने का टाइम नहीं है। तुम्हें अपनी जरूरत की दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां खुद ही ढूंढनी होंगी, और अगर मुझे लगा कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। झाओ फेंग ने बेरुखी से कहा। आखिर में उन्होंने फिर भी इसे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार रॉयल बटरफ्लाई में बहुत पोटेंशियल है और इस तरह का स्पिरिट बीस्ट बहुत रेयर है। रेशम के कीड़े के दुखी चेहरे को नजरअंदाज करते हुए झाओ ने उसे पकड़ लिया और अपने जानवर को काबू में करने वाली जगह पर रख दिया। उसी समय धुंध के जानवर भी गायब हो गए। 7वां राजकुमार। झाओ फेंग ने स्नो रीजन एम्पायर की जगह को देखा। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तुमने मेरे साथ गड़बड़ की है, खुद को बदकिस्मत समझो। स्नोफील्ड एम्पायर 5 एलिमेंट्स रूइंस का हेडक्वार्टर। स्नोई एम्पायर आज बहुत ज्यादा चहल पहल वाला है। अनगिनत पुरुष और महिलाएं इकट्ठा होकर गा रहे थे और नाच रहे थे, और भी मेहमान तरह तरह के तोहफे लेकर इंपीरियल सिटी में 7वें राजकुमार की हवेली की ओर बढ़े। राजकुमार की हवेली के अंदर म्यूजिक और ड्रमिंग के साथ माहौल बहुत ज्यादा लाइवली था। खासकर प्रिंस की हवेली के मेन हॉल में लोगों की बहुत भीड़ थी। कई ताकतवर ताकतों ने अपने बुजुर्गों या पंथ के नेताओं को बधाई देने के लिए भेजा। वे जो भी तोहफे लाए थे वे सब बहुत कीमती थे। जाहिर तौर से 7वें राजकुमार का पक्ष लेने की कोशिश में सभी संप्रदायों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। राजकुमार की हवेली के पीछे बांस का झुरमुट था। यह कई दर्जन एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और इसमें हजारों घर हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है। रेन क्रीक। अब एक शांत कमरे के सामने सैकड़ों नौकरानियां सम्मानपूर्वक घुटनों के बल बैठी थीं। उनके पास हर तरह के टॉयलेटरीज थे। इसके अलावा फीनिक्स का मुकुट और कढ़ाई वाला चोगा भी है। साथ ही वह पोशाक भी है जो एक नई शादीशुदा महिला को पहननी चाहिए। बहुत सी नौकरानियों के बीच सबसे आगे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत के झुर्रियों से भरे चेहरे पर समय के निशान थे। हालांकि उनकी आंखें दूसरे बुजुर्ग लोगों की तरह धुंधली नहीं थीं, बल्कि कभी कभी उनमें तेज रोशनी चमकती थी और उसके शरीर से मार्शल आर्ट की शक्ति की धाराएं बहने लगीं। यह बूढ़ी औरत असल में मार्शल एम्परर लेवल की एक्सपर्ट है। मिस युक्सी, मेड्स काफी देर से बाहर इंतजार कर रही हैं। आप दरवाजा कब खोलेंगी ताकि हम आपको तैयार होने में मदद कर सकें? बुढ़िया थोड़ा झुकी और बंद दरवाजे की तरफ जोर से बोली। कमरे के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बूढ़ी औरत का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा जैसे उसे यह बहुत समय से पसंद आ रहा हो। उन्होंने आगे कहा, मिस युक्सी, आधे घंटे में 7वें राजकुमार के साथ आपकी शादी का दिन है। अगर आप और देर करेंगी तो 7वें राजकुमार नाराज हो जाएंगे। उस समय कमरे के अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। बूढ़ी औरत ने नाक सिकोड़ी। उसकी आवाज और घमंडी हो गई। मिस युक्सी, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो अपने नौकर को नियम तोड़ने और जबरदस्ती अंदर आने के लिए दोष मत दीजिए। कमरे के अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं आया। बूढ़ी मोमो ने त्योरियां चढ़ाई। एक पल के लिए झिझकी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और वह दरवाजा तोड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ी। चीख। दरवाजा खुला और एकदम सफेद कपड़े पहने एक औरत, जिसका अंदाज अलौकिक था, बाहर निकली जैसे वह किसी पेंटिंग से निकली हो। औरत का एक्सप्रेशन शांत था, लेकिन ध्यान से देखने पर यह देखना मुश्किल नहीं था कि उसकी भौहें, जो दूर के चांद या काले पहाड़ों जैसी लग रही थीं, थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जिससे उसके दिल का दुख पता चल रहा था। मिस युक्सी। उस औरत को आते देख घुटनों के बल बैठी सैकड़ों नौकरानियों और उस बूढ़ी औरत ने आदर से उसका स्वागत किया। यूशी बिना किसी भाव के रही, बस अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर चारों ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। खासकर जब उसने बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी भौहें और भी तन गईं। इस बूढ़ी औरत का सरनेम मा है। कहा जाता है कि वह 7वें राजकुमार की दाई है और 7वें राजकुमार उस पर बहुत भरोसा करते हैं। वह 7वें राजकुमार की पूरी हवेली में सबसे खास लोगों में से एक है। अलावा उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स और भी ज्यादा डरावनी हैं। वह पहले ही 6 स्टार मार्शल सम्राट के लेवल तक पहुंच चुका है। अगर यह व्यक्ति लगातार उस पर नजर नहीं रखता तो यूशी अपने कल्टीवेशन लेवल के साथ पहले ही यह पिंजरा छोड़ चुकी होती। चल दर। यूशी ने मां मोमो की ओर देखा और शांति से कहा,
यह कहने के बाद उन्होंने बाद वाले को अनदेखा किया और सीधे बाहर चले गए। मिस युक्सी, आपने अभी तक अपने बाल नहीं बनाए हैं। इस तरह बाहर जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। माँ मोमो जल्दी से युक्सी के सामने आ गईं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास काफी समय नहीं है? मैं तुम्हारा समय बचा रहा हूं। अगर हम लेट हो गए और 7वें राजकुमार ने मुझे दोषी ठहराया तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। यूशी ने माँ मोमो को आधी मुस्कान के साथ देखा। माँ मोमो ने कोई हरकत नहीं की और शांति से कहा, 7वां राजकुमार स्नो रीजन एम्पायर का सीधा वंशज है और पूरे स्नो रीजन एम्पायर का चेहरा है। अगर उसकी पत्नी के कपड़े कानून के हिसाब से नहीं हैं, तो यह सबसे बड़ा पाप होगा। मैं मिस युक्सी से कहता हूं कि वे सहयोग करें और इस बूढ़े नौकर के लिए चीजें मुश्किल न बनाएं। यूशी ने माँ मोमो को गहरी नजर से देखा, लेकिन कुछ और नहीं कहा। अध्याय 288 बिना किसी निशान के बर्फ। 7वें राजकुमार की हवेली, मेहमानों के स्वागत के लिए मुख्य हॉल। महामहिम 7वें राजकुमार आ गए हैं। एक तेज आवाज आई, जिससे हॉल में चल रही बातचीत अचानक शांत हो गई। वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए और अपनी नजरें मेन हॉल के एंट्रेंस की ओर घुमा लीं। जल्द ही एक जवान आदमी जो बर्फ जैसे सफेद ब्रोकेड का चोगा पहने हुए था, बहादुरी दिखा रहा था और ड्रैगन जैसा दिख रहा था, ड्रैगन की चाल और बाघ की चाल से मेन हॉल में आया। यह व्यक्ति अभी अभी आया था। पूरे वेन्यू में तुरंत ही बहुत ज्यादा दबाव की भावना भर गई। इस आभा के नीचे उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी राजा के सामने प्रजा हो और उनके पास डर और श्रद्धा महसूस करते हुए इस प्रभावशाली मौजूदगी के आगे झुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेशक कुछ पुराने ताकतवर लोग भी थे जो अपनी गहरी साधना से हमले का सामना करने में कामयाब रहे। जितना ज्यादा वे इस ऑरा के संपर्क में आए, उतना ही वे इसमें मौजूद जबरदस्त ड्रैगन एनर्जी से मोहित होते गए। खास तौर पर उनके ऑरा से निकलने वाले गहरे कल्टीवेशन लेवल की वजह से कई लोगों के एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा बदलाव आया। 7 सितारा मार्शल सम्राट। कई लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन उनके चेहरों पर डर के भाव थे। वहां काफी लोग मौजूद थे जिनमें इस लेवल की साधना थी, लेकिन ये सभी लोग कबीले के पूर्वज या सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। वे मजबूत लोगों की पुरानी पीढ़ी से हैं। यह बात कि 7वें राजकुमार के पास इतनी कम उम्र में पुरानी पीढ़ी के एक्सपर्ट्स के बराबर साधना का लेवल था, उनके लिए सच में हैरान करने वाली थी। खासकर यह देखते हुए कि 7वें राजकुमार के खून में एक दिव्य जानवर का खून था और उसका भविष्य उज्जवल था, शायद वह दुनिया पर राज भी कर सकता था। वे और भी ज्यादा प्रभावित हुए। उनका सम्मान और बढ़ गया और वे सब अभिवादन में झुके। नमस्ते 7वें राजकुमार। बधाई हो 7वें राजकुमार। बर्फ सफेद ब्रोकेड लबादे में वह आकर्षक युवक इस हवेली का मालिक था, हिम क्षेत्र साम्राज्य के इस क्षेत्र का सबसे प्रतिभाशाली राजकुमार और इस भव्य विवाह का पुरुष नायक 7वां राजकुमार जू वुहेन। जू वुहेन ने चारों ओर देखा, उसके सुंदर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। प्लीज सब लोग औपचारिकता मत निभाओ। फिर जू वुहेन ने ऊपर बाएं कोने में बैठे व्यक्ति को देखा और शांति से पूछा, तेरा तैयारी कैसी चल रही है? चिंता मत करो 7वें भाई, सब कुछ तैयार है। हम बस दुल्हन या यूं कहें कि 7वीं भाभी के आने का इंतजार कर रहे हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने आदरपूर्वक कहा। उस जवान आदमी के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसका ऑरा बहुत ताकतवर था और वह पहले से ही 4 स्टार मार्शल एम्परर के लेवल का था। उसकी आंखों में तेज चमक थी, खासकर जब वह 7वें राजकुमार जू वुहेन को देखता था तो उसकी नजरें गहरे सम्मान से भरी होती थीं। अगर झाओ फेंग यहाँ होते तो वह उस जवान आदमी और उसके पीछे खड़े अधेड़ उम्र के आदमी की पहचान जरूर पहचान लेते। यह 13वां राजकुमार जू लोक्स्यू निकला, जो नांगोंग लिंग को प्रपोज करने के लिए ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम गया था, लेकिन झाओ फेंग से बुरी तरह हार गया और बुरी हालत में लौटा। उनके पीछे अधेड़ उम्र का आदमी ली युआनी था, जिसने उस दिन झाओ फांग के साथ 3 चाल का समझौता किया था। उस समय ली युआनी का कल्टीवेशन लेवल सिर्फ 3 स्टार मार्शल एम्परर था, लेकिन किसी अनजान तरीके का इस्तेमाल करके कुछ ही महीनों में उनका कल्टीवेशन लेवल आसमान छू गया और 4 स्टार मार्शल एम्परर के पीक पर पहुंच गया। 7वें राजकुमार ने चेहरे पर मुस्कान के साथ थोड़ा सिर हिलाया, खासकर जब उन्होंने 7वीं भाभी टाइटल सुना तो उनकी मुस्कान और भी ज्यादा साफ हो गई। जू लुओ के बगल में बैठे दूसरे राजकुमारों ने यह नजारा देखा और चुपके से जू लुओ को बेशर्म होने के लिए कोसा। जू वुहेन को खुश करने के लिए वह किसी भी हद तक चला गया। मेरे पिता अकेले हैं और इस बड़ी शादी की अध्यक्षता नहीं कर सकते, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। फिर भी मेरे पिता ने इस शादी के लिए पूरी तैयारी की है। बेशक सबसे पहले मैं अपने भाइयों और बड़ों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर मेरी शादी की दावत में शामिल होने के लिए समय निकाला। मैं जू वुहेन इस मेहरबानी को याद रखूंगा। बिल्कुल नहीं 7वें राजकुमार, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। आपकी शादी की दावत में शामिल होना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। संप्रदाय के नेताओं और बुजुर्गों ने तुरंत अपनी बात रखी। माहौल काफी अच्छा था, लेकिन कुछ लोगों की नजरें टेढ़ी थीं। एकांत। मैंने सुना है कि स्नो रीजन के भगवान पहले ही डेमीगॉडहुड के पीक पर पहुंच चुके हैं और किसी भी समय मार्शल गॉड के दायरे में कदम रख सकते हैं। वह अपने पसंदीदा 7वें राजकुमार की शादी में भी शामिल नहीं हो सके।
क्या ऐसा हो सकता है कि वह लेजेंडरी मार्शल सेंट दायरे मार्शल गॉड दायरे में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? यही तो होना चाहिए। जिस खास सुराग का उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा था, उससे कुछ अनुभवी लोगों की रूह कांप गई। खासकर यह देखते हुए कि स्नोफील्ड एम्परर के मार्शल गॉड बनने के बाद और स्नोफील्ड एम्पायर के 5वीं क्लास की पावर बनने के बाद पूरे सुनसान इलाके में कौन उन्हें भड़काने की हिम्मत करेगा। यह सोचकर 7वें राजकुमार की ओर उनकी निगाहें और भी ज्यादा जोश और सम्मान से भर गईं। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पिता नहीं आ सकते, लेकिन उनके अपने बेटे के तौर पर मुझे उनकी मुश्किलों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इस 5 स्टार रुइंसवियर में मजबूती से पैर जमाने की कोशिश करनी चाहिए। इसे स्नोफॉल एम्पायर के लिए एक और बेस बनाना चाहिए। मुझे हैरानी है कि क्या आप में से कोई मेरी मदद करने को तैयार होगा। अगर आप नहीं आते हैं तो अगर हम दोबारा मिलते हैं तो मुझे बेरहम कहने की गलती मत करना। 7वें राजकुमार जू वुहेन ने ये शब्द मुस्कुराते हुए यूं ही कहे, लेकिन उनके शब्दों के छिपे हुए मतलब ने वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कंपा दी। वहां जाते समय उन्हें पता चला कि जू वुहेन अपनी शादी के दौरान उन्हें अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए बुलाएगी। अचानक जू वुहेन ने सच में ऐसा कर दिखाया, न सिर्फ इतनी जल्दी बल्कि इतने सीधे तरीके से भी। वास्तव में यह पहली बार नहीं है जब स्नोफील्ड एम्पायर ने न्योता दिया है। कई मौकों पर स्नोफील्ड साम्राज्य के दूसरे राजकुमारों ने वहां मौजूद पंथों और परिवारों को अस्थायी तौर पर न्योता दिया, लेकिन दूसरे राजकुमारों के नरम और होशियार रवैये की तुलना में 7वां राजकुमार ज्यादा सीधा, बेरहम और यहां तक कि रौबदार था, जिससे मना करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। 7वें राजकुमार की प्यारी सी मुस्कान से धोखा मत खाना। अगर कोई मना करने की हिम्मत करता है तो उसके मुंह फेरते ही उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। आखिरकार 7वें राजकुमार की इज्जत अनगिनत हत्याओं पर बनी थी और उसके तरीके बेरहम और निर्दयी थे। बिल्कुल यही बात है। 7वें राजकुमार के लगभग जबरदस्ती वाले बुलावे को देखते हुए वहां मौजूद लोगों में से कोई भी मना नहीं कर सका, सिवाय एक अजीब सी मुस्कान के। ठीक है, यह 7वां राजकुमार बहुत टैलेंटेड है और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स नो रीजन एम्पायर के सभी राजकुमारों में सबसे ऊपर हैं। उसका पीछा करना हमारे ग्रुप के लिए कोई शर्म की बात नहीं है। यह सोचते ही उन्होंने हिचकिचाना बंद कर दिया और 7वें राजकुमार के प्रति अपनी वफादारी दिखाई और ऐसे लहजे में बात की जिससे लगा कि वे मरते दम तक उनके प्रति वफादारी की कसम खाएंगे। 7वां राजकुमार जोर से हंस पड़ा। हालांकि जूलुओ के बगल वाले राजकुमार बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे। उस समय उन सभी ने इनाम देकर या जबरदस्ती मान लेने से सहयोग पाने की कोशिश की, लेकिन सभी ने प्यार से मना कर दिया। अब 7वें राजकुमार को बस एक लाइन बोलनी है और ये सेनाएं बिना किसी हिचकिचाहट के मान जाती हैं, खासकर जब यह सब उनके ठीक सामने हो रहा हो। यह खास बर्ताव इन राजकुमारों के मुंह पर जोरदार थप्पड़ों की एक सीरीज जैसा है। इससे वे और भी नाकाबिल लगते हैं। आप सभी की मिलीजुली कोशिशों से मैं, राजकुमार, जरूर चारों समुद्र पार करके पूरे मुझों को एक कर पाऊंगा। 7वें राजकुमार ने घमंडी अंदाज में हाथ हिलाया। यही तो होना चाहिए। दूसरे पंथ के नेताओं ने भी तुरंत यही बात कही। 7वें राजकुमार ने जू वुहेन की ओर देखा। 13वें राजकुमार, हम शुरू कर सकते हैं। 7वें राजकुमार के आदेश के साथ आखिरकार शादी का भोज शुरू हुआ। यह इसी समय हुआ। एक भरोसेमंद साथी आगे आया और 7वें राजकुमार के कान में कुछ बातें फुसफुसाईं। 7वें राजकुमार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन कुछ बड़े, ज्यादा अनुभवी लोगों ने उसकी भौहों के बीच छिपी हुई हत्या की गहरी नीयत को अच्छी तरह महसूस किया। जब उनके भरोसेमंद लोग चले गए तो 7वें राजकुमार ने भीड़ की तरफ मुड़कर बेपरवाही से कहा, फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट और मैड सेबर सेक्टर, उनमें बहुत हिम्मत है। मैंने उन्हें सच में बुलाया था, फिर भी उनमें से एक भी नहीं आया। वे मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। ऐसा लगता है कि मुझे उन्हें याद दिलाना होगा कि इस मिलियन मील के दायरे में असली राजा कौन है। यह सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और आखिरकार उन्हें 7वें राजकुमार के गुस्से का कारण समझ में आ गया। एक ही समय पर वे चुपके से इन दो असहयोगी पंथों के साथ सहानुभूति भी रखते थे। इतने सारे लोगों को नाराज करने के बाद उन्हें इस दबंग 7वें राजकुमार को क्यों नाराज करना पड़ा? यह मौत को बुलाने जैसा ही है। तथापि जैसे ही 7वें राजकुमार ने बोलना खत्म किया, एक आलसी आवाज जिसमें थोड़ी सी निराशा थी, हंसी। किसने कहा कि फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट ने किसी को नहीं भेजा? मैं यहां हूं, है ना? चैप्टर 289। अरे, बहुत समय हो गया मिलते हुए। किसने कहा कि फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट ने किसी को नहीं भेजा? मैं यहां हूं, है ना? जब वह आवाज गूंजी तो मैदान में मौजूद सभी लोग चौंक गए। अगले ही पल सबकी नजरें मेन हॉल के एंट्रेंस पर टिक गईं। 7वें राजकुमार के दिखने के प्रति उनके पहले के इज्जतदार रवैये के उलट अब उनकी आंखों में मजाक और पूरी तरह से अविश्वास का भाव था। 7वें राजकुमार के सामने खुद को यह युवा मास्टर कहने की हिम्मत करना और 7वें राजकुमार से भी देर से पहुंचना मौत को दावत देने जैसा है। सबकी आंखों के सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए था और उसका शरीर दुबला पतला था। जब वह नीचे उतरा तो ऐसा लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति धरती पर उतरी हो और एक सभ्य और सुंदर सज्जन की छवि को पूरी तरह से दर्शा रहा था। उनका सुंदर चेहरा, पक्का इरादा और उनसे निकलने वाली तेज आभा जो सिर्फ तलवारबाज में ही होती है, देखकर कई लोगों की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
उसके कपड़े बिना हवा के हिल रहे थे। वह तलवार की एनर्जी से पैदा हुई तेज हवा थी। जैसे ही तलवार की एनर्जी भड़की, उसके बगल में तलवार की एनर्जी का एक बवंडर बन गया। जो कोई भी उसके 10 फीट के अंदर आया, वह इस तलवार की एनर्जी से बुरी तरह घायल हो गया। इसमें एक 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट भी शामिल है, जो उनके काफी करीब है। तलवार की एनर्जी के भंवर को छूते ही वह तुरंत उसकी तेजी से घायल हो गया, एक बुरी चीख मारी और 10 फीट से ज्यादा दूर जा गिरा। उसके शरीर पर अब 1 दर्जन से ज्यादा धारदार तलवार के घाव दिख रहे थे। भले ही 9 स्टार वाले मार्शल वेनरेबल ने तुरंत हीलिंग पिल्स निकाल ली, लेकिन वह तलवार की एनर्जी को अंदर फैलने से नहीं रोक सके और उन्होंने कई जोरदार चीखें निकाली। इतनी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा! सबके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई और वे बहुत हैरान थे। केवल तलवार की ऊर्जा से 9 सितारा मार्शल वेनरेबल को घायल करने में सक्षम होना, यहाँ तक कि कुछ मार्शल सम्राट भी ऐसा नहीं कर सके। ताकतवर, बहुत मजबूत। पीठ पर तलवार लिए उस युवक का यह पहला इंप्रेशन था जो वहां मौजूद ज्यादातर लोगों पर पड़ा। उस व्यक्ति को देखकर 7वें राजकुमार की आंखों में भी चमक आ गई और फिर वह मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे कोई शिकारी अपने पसंदीदा शिकार को देखकर मुस्कुराता है। मैं फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट के सेक्ट लीडर और डिप्टी सेक्ट लीडर दोनों से मिला हूं। आप कौन हैं? 7वें राजकुमार ने पीठ पर तलवार रखे उस नौजवान की तरफ देखा। इस आवाज में 7वें राजकुमार की मार्शल ताकत और 7 सितारा मार्शल सम्राट का मजबूत यकीन था। यह एक बड़ी नदी की तरह बह निकली और आम लोग शायद एक पल में ही डूब जाते। मैदान पर मौजूद हर कोई इस अनोखे माहौल को महसूस कर सकता था। मैं बहुत डर गया। अच्छी बात यह है कि यह मोमेंटम उन पर नहीं था। वे सिर्फ प्रभावित हुए, मोमेंटम से परेशान नहीं हुए। फिर भी जब वह मार्शल ऑरा फैला और जब वह ऑरा राजाओं और जालिमों के तरीके से मिला, तो किसी के दिल में विरोध का कोई ख्याल नहीं आया और वे इस ऑरा के आगे झुकने से खुद को रोक नहीं पाए। नीडे, फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट के पूजनीय बुजुर्ग। तलवार लिए हुए युवक ने शांति से बात की। उसका चेहरा हमेशा की तरह ऐसा था जैसे उसने 7वें राजकुमार की मार्शल आर्ट की कला पर ध्यान ही नहीं दिया हो। नीडे, ज़ुलुओं ने तलवार लिए हुए उस युवक को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे नहीं पता क्यों, उसे हमेशा लगता था कि उसे इस व्यक्ति को पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन जब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो पाया कि उसे इसकी कोई याद ही नहीं है। यह अजीब सी फीलिंग क्या है? ज़ुलुओं ने और भी गहरी भौहें चढ़ाई। उसने पीठ पर तलवार लटकाए युवक की ओर देखा और पूछा, दोस्त, क्या हम पहले भी मिले हैं? बिल्कुल नहीं। पीठ पर तलवार लटकाए उस नौजवान ने पूरे इलाके को देखा। उसकी नजर तलवार की तरह तेज थी और जिस किसी को भी वह घूरता, उसे ऐसा लगता जैसे उसके सिर पर तलवार लटक रही हो, जिससे वे बहुत असहज महसूस करते थे। तेरा क्या हुआ? 7वें राजकुमार ने ज़ुलुओं का अजीब रिएक्शन देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। ज़ुलुओं ने एक पल सोचा, फिर अपना सिर हिलाया। 7वें राजकुमार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आप बहुत दूर से आए हैं, कृपया बैठ जाइए। 7वें राजकुमार ने तलवार चलाने वाले युवक को गंभीरता से नहीं लिया। भले ही दूसरी पार्टी उतनी ही ताकतवर थी जितनी उसने दिखाई थी, 7वें राजकुमार को डर नहीं लगा। स्नोफील्ड एम्पायर की युवा पीढ़ी में नंबर 1 एक्सपर्ट होने के नाते 7वें राजकुमार में अपने साथियों में सबसे अच्छा होने की ताकत और काबिलियत है। पीठ पर तलवार लिए उस जवान आदमी को बैठने की जगह मिल गई और उसका चेहरा शांत था। 7वें राजकुमार के बड़े रुतबे की वजह से उसने कोई डर या नरमी नहीं दिखाई। वह बस शांत था और उसकी आंखें तेज थीं, जैसे उसे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने का जुनून हो गया हो। पीठ पर तलवार लिए यह युवक कोई और नहीं बल्कि हमारे भगवान झाओ हैं। महल की जांच से बचने के लिए उसने अंदर जाते समय फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट की पहचान का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट के जिन मार्शल वेनरेबल्स को उसने मारा था, उनमें फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट के कई एल्डर टोकन मिले थे। टोकन पकड़े होने के कारण गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ और झाओ फेंग शाही शहर में घुसने में कामयाब हो गया। अन्यथा, जब तक आप जबरदस्ती अंदर न घुस जाएं। बेशक झाओ फेंग के शुरुआती कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने ऐसा तब तक नहीं चुना होगा जब तक बहुत जरूरी न हो। अब बैठने के बाद झाओ फेंग के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वह आसपास का नजारा देख रहा था। वह एक टैलेंटेड इंसान है। 7वें राजकुमार ने चुपके से सिर हिलाया। वह एक घमंडी आदमी था और चापलूसी करने वालों को पसंद नहीं करता था। इसके विपरीत, उन्होंने तलवार वाले उस नौजवान की तारीफ की जो आत्मविश्वासी और गर्वित था, फिर भी काबिल भी था। मैड ब्लेड सेक्ट, 7वें राजकुमार ने ठंडी आवाज में कहा। उसका मारने का इरादा पूरी तरह से सामने आ गया। वहां मौजूद सभी लोगों ने, जब उन्हें हत्या का इरादा पता चला, तो मन ही मन मैड ब्लेड सेक्ट की इस कमी पर अफसोस जताया कि उन्होंने इतने जरूरी मामले में 7वें राजकुमार को नाराज करने की हिम्मत की। क्या यह उनके लिए हिसाब बराबर करने का एक बहाना नहीं था? यह सोचा जा सकता है। 7वें राजकुमार की शादी के बाद यह ताकत स्नोफील्ड साम्राज्य की शान के लाखों मील के दायरे से जरूर गायब हो जाएगी। समारोह का संगीत शुरू हुआ। मेन हॉल में एक बार फिर चहल पहल और शोर था। गिलासों की खनक और टोस्ट के लेन देन के बीच पूरे हॉल में हंसी और खुशनुमा बातचीत गूंज रही थी।
मुझे नहीं पता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी कोई पुरानी इच्छा पूरी होने वाली है या किसी और वजह से। सातवें राजकुमार बहुत खुश हुए और उन्होंने वहां मौजूद बुजुर्गों या पंथ के नेताओं द्वारा दिए गए हर टोस्ट को स्वीकार किया। शानदार पैलेस गाउन पहने दुल्हन के आने से दावत में जोश भर गया। तुरंत हॉल बधाई देने वालों की आवाजों से भर गया। सातवें राजकुमार के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मेरी प्यारी रखैल, इधर आओ, इस राजकुमार के पास आओ। सातवें राजकुमार ने अपनी दुल्हन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन एक पल इंतजार करने के बाद दुल्हन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और सातवें राजकुमार का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया। यह देखकर दूसरे ग्रुप के लीडर और बुजुर्गों ने जल्दी से अपने चेहरे ढक लिए और शराब पीने लगे, ऐसा दिखाने लगे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। चुटकुला। ऐसे हालात में चुपचाप समझना ही सही जवाब है। जो कोई भी सातवें राजकुमार की शर्मिंदगी को सामने लाएगा उसे जरूर उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। मेरी प्यारी रखैल, तुम अभी भी इतनी शर्मीली हो। तुम्हें इस राजकुमार ने बुलाया था। सातवें राजकुमार फिर भी मुस्कुराए, लेकिन अपनी सीट से नीचे उतरकर उस महिला की ओर चल दिए। इससे पहले कि वे दुल्हन के पास पहुंचते, उन्होंने देखा कि कोने से तलवार लिए आखिरी युवक खड़ा होकर उसकी ओर बढ़ा। ओह! सातवें राजकुमार के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक डरावना हत्या का इरादा चमक रहा था। मूल उनके मन में अब भी तलवार चलाने वाले युवाओं को भर्ती करने का विचार था, लेकिन इस समय यह विचार उस युवक की लापरवाही और समझदारी की कमी के कारण गायब हो गया। सातवां राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा, तलवार लिए उस नौजवान को अपनी ओर आते देख रहा था। वह देखना चाहता था कि यह आदमी क्या कर रहा है। मैदान पर मौजूद अन्य लोगों ने भी यह दृश्य देखा। उनमें से हर एक के चेहरे पर अजीब सा भाव था और उनकी आंखों में शक साफ दिख रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि जिस तरह से उन्होंने झाओ फेंग को देखा वह बहुत ही ठंडा था, जैसे कि वे किसी मरे हुए आदमी को देख रहे हों। सबकी चौकस निगाहों के नीचे झाओ फेंग दुल्हन के पास गया और सबको हैरान करते हुए उसका लाल घूंघट उठा दिया। जब उसने उसका शानदार और जाना पहचाना चेहरा देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ओह, बहुत समय हो गया मिलते हुए। अध्याय 290 तुरंत मार। आप क्या कर रहे हो? अचानक एक जोरदार दहाड़ उठी जो पूरे मेन हॉल में गूंज उठी। दहाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि ली युआनी था। सातवें राजकुमार का गुस्सा देखकर और सातवें राजकुमार की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार होकर जो उसने उसे पाला पोसा, वह सातवें राजकुमार को उसका एहसान चुकाना चाहता था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। झाओ फेंग ने ली युआनी की तरफ देखा तक नहीं, वह अपने सामने खड़े चेहरे को ध्यान से देख रहा था। एक ऐसा चेहरा जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था, फिर भी अजीब तरह से जाना पहचाना था। अरे, काफी समय से देखा नहीं। अनजान चेहरे, जानी पहचानी आवाजें, जानी पहचानी खुशबू, जैसे लहरें यूशी के दिल से टकरा रही हों। जैसे ही उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी बंद हुईं, उनमें एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसके चेहरे पर तुरंत हैरानी की एक झलक आ गई और वह यकीन न करते हुए बोली, तुम। लेकिन जब उसने सातवें राजकुमार और दूसरों के उदास चेहरे देखे तो उसकी शुरुआती हैरानी जल्दी ही चिंता और डर में बदल गई। युक्सी, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। झाओ फेंग ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं आपको नहीं जानता। यूशी छूट गई, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और उसने डरावनी आवाज में कहा, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। झाओ फेंग भावशून्य रहा। यूशी की एक्टिंग इतनी खराब थी कि वह न केवल सातवें राजकुमार को बेवकूफ बनाने में नाकाम रही, बल्कि उसने भी एक नजर में उसकी असलियत पहचान ली। यूशी, यह व्यक्ति कौन है? सातवें राजकुमार ने बेरुखी से पूछा। हालांकि शब्द शांत थे, लेकिन उनमें मौजूद ठंडी हवा पूरे हॉल में बहती ठंडी हवा की तरह थी। मैं उसे नहीं जानता। क्या तुम उसे नहीं पहचानते? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि मैं, राजकुमार, इस आदमी के साथ जो चाहूं कर सकता हूं जिसने मेरी शादी बर्बाद कर दी? नहीं। यूशी का सुंदर चेहरा थोड़ा बदल गया जब वह झाओ फेंग के सामने खड़ी हुई। उसकी इस हरकत से सातवें राजकुमार की आंखों में ठंडक और बढ़ गई। मैं आपसे एक बार और पूछूंगा, वह असल में कौन है? मैं नी डे हूं। नी डे? ली युआनी ने नाम के बारे में सोचा, फिर तुरंत उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हारे दादाजी? हाँ, यह आपके दादाजी हैं। झाओ फेंग से कंफर्मेशन मिलने पर ली युआनी इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसे लगभग खून की उल्टी हो गई और फिर उसका एक्सप्रेशन और भी उदास और ठंडा हो गया। सातवां राजकुमार। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, सातवें राजकुमार ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। यूशी, मुझे बताओ, वह असल में कौन है? सातवें राजकुमार ने यूशी को गौर से देखा। यूशी ने सिर उठाने से पहले काफी देर तक चुप रही। वह मेरा बड़ा भाई था। अगर तुम उसे जाने दोगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे आप पहले ढूंढ रहे थे? यूशी ने अपने होंठ थोड़े से भींचे और सिर हिलाया। झाओ फेंग ने देखा कि सातवें राजकुमार की नजर उसकी तरफ बहुत दुश्मनी भरी और जानलेवा इरादे से भरी हुई थी, लेकिन ऊपर से वह शांत और स्थिर रहे। इससे बहुत गहरी चालाकी का पता चलता है। ठीक है। सातवें राजकुमार ने सिर हिलाया।
लेकिन क्योंकि वह आपके परिवार का सदस्य है तो आप ऐसे खुशी के मौके पर कैसे जा सकते हैं? बस वहीं बैठिए और आराम कीजिए। मुझे बाद में उन्हें एक अच्छा टोस्ट देना होगा। यूशी ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। इसके बाद झाओ फेंग ने एक ऐसा वाक्य कहा जिससे वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। तुम्हारा परिवार? तुम अभी भी मेरे लोग हो, है ना? वैसे तुम्हारी माँ गोरी और सुंदर है, हर तरह की टेक्निक में माहिर है और उसने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। झाओ फेंग खुद से काफी खुश लग रहा था। बाकी लोग स्तब्ध रह गए, उनकी निगाहें सातवें राजकुमार की ओर अजीब भावों से भर गईं। कोर्ट डेथ। सातवें राजकुमार की नजरें बर्फीली थीं और उसने एक डरावना शब्द कहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम आज इस हॉल से नहीं जाओगे। धत तेरे बेशर्म बदमाश, तूने युक्सी को शादी के लिए मजबूर करने के लिए किसी को ढूंढने का बहाना बनाया और तूने सबके सामने किसी को मारने की भी हिम्मत की। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मारने के बाद तू अपनी मां को कैसे समझाएगा। झाओ जोर से हंसा, उसे जरा भी डर नहीं लगा। अभिमानी, तुम्हारे पास हिम्मत है। कोर्ट डेथ। गुस्से की चीखों के बीच पांचों राजकुमार एक साथ उठे, उनकी नजरें झाओ फेंग पर टिकी थीं। ऐसा नहीं है कि वे सातवें राजकुमार के साथ खास तौर पर जुड़े हुए थे। झाओ फेंग ने न केवल सातवें राजकुमार का अपमान किया है बल्कि पूरे स्नोफील्ड साम्राज्य का भी अपमान किया है। वे इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। एल्डरली युआनी, आपने इस पागल आदमी को क्यों नहीं पकड़ा जिसने शादी में रुकावट डाली और उसे बर्बाद कर दिया? एक राजकुमार तुरंत चिल्लाया। ली युआन ने माथा सिकोड़ा। सच कहूं तो उसे इन नाकाबिल राजकुमारों से हुक्म सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन यह देखने के बाद सातवें राजकुमार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। एक ही कदम से उसने 3 स्टार मार्शल सम्राट की पूरी ताकत दिखा दी। जैसे ही उसने अपना हाथ घुमाया, अनगिनत हथेली के निशान खाली जगह में जमा हो गए। उनकी तेजी बहुत ज्यादा थी। यह ली युआनी का सिग्नेचर मूव था, ओवरवेलमिंग पांग। बच्चे, अगली बार जब तुम दोबारा जन्म लोगे तो चुप रहना, नहीं तो तुम्हारी गंदी बातें तुम्हें मौत के मुंह में ले जाएंगी। ली युआन की आंखों में जानलेवा इरादे चमक रहे थे और एक ठंडी हंसी के साथ वह पहले ही वहां पहुंच गया था। रास्ते से अलग हटें। यूशी जल्दी में था और उसने झाओ फेंग को एक तरफ धकेल दिया और उसके सामने खड़ा होने का इरादा किया। लेकिन 2 हाथ थे जो ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उनमें हल्की ताकत थी और वे उसके कंधों पर टिके हुए थे ताकि वह रिएक्ट न कर सके। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। झाओ फेंग ने बिना किसी घबराहट के यूशी की ओर देखा। सब ठीक हो जाएगा। यूशी ने झाओ फेंग को खाली नजरों से देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसे नहीं पता था कि झाओ फेंग को इतना कॉन्फिडेंस कहां से मिला। आपको जानने की जरूरत है। जब झाओ फेंग ने 5 एलिमेंट्स रूइंस रियल में एंट्री की तब तक वह मार्शल वेनरेबल लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब वह 4 स्टार मार्शल एम्परर का सामना करते समय शांत और संयमित रह सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पिछले 1 महीने में उसका कल्टीवेशन लेवल मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच गया हो? वह कैसे संभव है? यहां तक कि यूशी खुद भी इस अंदाजे से हैरान रह गई। लेकिन ध्यान भटकने के उस पल में ली युआनी ने झाओ फेंग की तरफ देखते हुए अपने कई हथेली के निशानों को दबाकर एक बड़ा हाथ बनाया जो झाओ फेंग की तरफ नीचे की ओर गिरा। बहुत ज्यादा पांग। झाओ फेंग ने उसे अजीब तरह से देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा थीं। इस सीन ने उन्हें नांगोंग हुआंगचेंग में बैंक्वेट में ली युआनी के साथ किए गए 3 चाल के एग्रीमेंट की याद दिला दी। विरोधी का आखिरी पाम स्ट्राइक हमारी आंखों के ठीक सामने जबरदस्त पाम स्ट्राइक था। उस समय इसकी शक्ति आज की शक्ति के 10वें हिस्से से भी कम थी। फिर भी झाओ फेंग भी बाल बाल बच गया और वह बैक्सिया आर्मर पर भरोसा करके बड़ी मुश्किल से बच पाया। ली युआनी, तुम मुझे तब भी नहीं मार सके, अब तो और भी। झाओ फेंग की आंखों से यादें तुरंत गायब हो गईं और उनकी जगह एक बहुत ज्यादा ठंडक ने ले ली। कल का कारण आज का असर है। चलो आज कारण और असर के मामले को पूरी तरह से सुलझा लेते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसकी लंबी तलवार ने अनगिनत तलवार की एनर्जी छोड़ी। तलवार की परछाई एक दूसरे को काटती हुई एक बड़ी तलवार की रोशनी लेकर ली युआनी की ओर बढ़ी। एक तलवार आकाश को चीरती है। सुनहरी रोशनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी, इससे पहले कि ज्यादातर लोग रिएक्ट कर पाते। फट! ली युआनी वहीं जम गया। उसका ठंडा और बेपरवाह चेहरा कुछ सख्त था। धमाका! उसने मुश्किल से नीचे देखा, लेकिन इससे पहले कि वह घाव देख पाता, उसका शरीर फट गया और मांस और खून के अनगिनत टुकड़ों में बदल गया जो चारों तरफ फैल गए। पहले खुशी से भरी शादी की दावत में अचानक खून की तेज बदबू आने लगी। यहां तक कि वहां मौजूद कबीले के कुछ बड़े बुजुर्ग और पंथ के नेता भी इस नजारे को देखकर काफी हैरान थे। उनकी आंखें यकीन से चौड़ी हो गईं और वे अपना सदमा छिपा नहीं सके। कई लोग अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखें गहरी आशंका से भर गईं जब उन्होंने झाओ फेंग को देखा। इससे पहले वे झाओ फेंग को अच्छा नहीं मानते थे। मुझे लगता है कि झाओ फेंग की मौत ली युआन के हथेली के वार से ही होगी। आखिरकार एक जाने-माने और नए एडवांस्ड 4 स्टार मार्शल एम्परर की तुलना में झाओ फेंग में सच में ऐसा कुछ नहीं था जिससे वे उसके बारे में अच्छा सोचते या उसे सीरियसली लेते।
हालांकि उसने पहले अपनी तलवार की एनर्जी से एक 9 स्टार मार्शल वेनरेबल को घायल कर दिया था, लेकिन इससे सभी को थोड़ी हैरानी हुई और किसी को भी नहीं लगा कि उसमें 4 स्टार मार्शल एम्परर को धमकी देने की ताकत है। लेकिन अब जो कुछ वे देख रहे थे उससे वे डर गए और चुप हो गए। एक चाल ने तुरंत एक 4 स्टार मार्शल सम्राट को मार डाला। उनमें से कुछ के पास यह हुनर है, लेकिन उनके सामने खड़े युवक ने अपनी कलाई के एक झटके से उन्हें आसानी से खत्म कर दिया। इतनी जबरदस्त ताकत और इतने बेरहम स्वभाव के साथ क्या वह सच में फ्लावर स्वॉर्ड सेक्ट का शिष्य है? यह यूशी ने हल्के से अपने लाल होठों को ढक लिया। उसकी आंखों में हैरानी का भाव दिख रहा था। हालांकि यह अंदाजा लगाया गया था कि झाओ फेंग मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच सकता है, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि अपने हाथ के एक इशारे से 4 सितारा मार्शल सम्राट को भी मार डालेगा। इस दौरान आप असल में क्या क्या झेल चुके हैं? यूशी ने झाओ फेंग को देखा। उसका दिल बहुत उत्सुकता से भर गया। थप्पड़ थप्पड़। उस हैरान करने वाली खामोशी में थप्पड़ की साफ आवाज बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। मैंने तुम्हें कम आका था। तुम्हें सच में बहुत तलवारबाजी है, लेकिन यह 7वें राजकुमार की हवेली तुम्हारे लिए जंगली दौड़ने की जगह नहीं है। 3 शैतान, बाहर आओ। 7वें राजकुमार ने हल्की सी मुस्कान के साथ बात की, लेकिन उनकी आंखों में डरावनी नजर देखकर कई लोगों की रूह कांप गई। अध्याय 291 रक्त आत्मा ड्रैगन। जैसे ही 7वें राजकुमार ने बोलना समाप्त किया, अचानक मेन हॉल में बदबू फैल गई। अगले ही पल रोशनी की एक चमक में एक चांदी जैसी चमक दिखाई दी, जो एक खतरनाक जहरीले हुक में बदल गई और सीधे झाओ फेंग पर निशाना साधा। झाओ फेंग शांत रहा और जैसे ही चांदी की रोशनी उसकी ओर तेजी से आई, वह तलवार चलाने ही वाला था। ठीक इसी समय अचानक मेरी पीठ पर ठंडी हवा फैल गई। एक ही समय पर उसकी तरफ से एक और शक्तिशाली आभा निकली। 3 तरफा नजरिया। एक पल में 3 दिशाओं से एक शक्तिशाली हमला हुआ। अगर झाओ फेंग उनमें से 2 को ब्लॉक भी कर दे तो भी दूसरा उसे जरूर मारेगा। ऑरा से निकलने वाली घनी बुरी आभा को देखते हुए अगर झाओ फेंग पर हमला होता तो उसे जरूर भारी कीमत चुकानी पड़ती। रोल। झाओ फेंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अपने हाथ के एक इशारे से उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड को आगे और पीछे एक साथ मारते हुए छोड़ दिया। उसने मोमेंटम का इस्तेमाल करके एक तरफ मुड़ा और अपनी तरफ तेजी से आ रहे व्यक्ति को लात मारी। लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। जैसे ही उसने अपना कदम उठाया, 3 ऑरा जो बहुत ज्यादा मारने का इरादा रखते थे अचानक गायब हो गए। यह कोई बचने का रास्ता नहीं था। इसके बजाय यह हवा में गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वे कभी वहां गए ही नहीं थे। परंतु फिर झाओ फेंग ने 7वें राजकुमार को, या यूं कहें कि 7वें राजकुमार के पीछे जो था, उसे बेरुखी से देखा। उसके पीछे अचानक 3 आकृतियां प्रकट हुई। हालांकि उसने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए उसका फिगर दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ एनर्जी का एक तेज उतार चढ़ाव और शरीर से निकलने वाली बुरी भावना की घनी आभा को महसूस कर सकता था। 5 स्टार मार्शल सम्राट। झाओ फेंग की आंखें हल्की सी चमकी। ये तीनों कोई आम 5 स्टार मार्शल एम्परर नहीं है। खासकर उनका मिलाजुला हमला, जो अगर अचानक पकड़ा जाए तो 6 स्टार मार्शल सम्राट को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। 7वें राजकुमार ने हैरानी से झाओ फेंग को देखा। तुम सच में तीनों विलेन के मिलेजुले हमले का सामना करने में कामयाब रहे। इससे सच में मेरी दिलचस्पी और बढ़ रही है। 3 विलेन। यह बात सुनकर बुजुर्गों और पंथ के नेताओं की पलकें जोर से फड़कने लगीं और वे 7वें राजकुमार के पीछे खड़े 3 लोगों को कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। जितना वे देखते गए उतने ही डर गए। उन तीनों से निकलने वाला जानलेवा ऑरा बहुत ज्यादा मजबूत था। यह लगभग असली है। इसके अलावा उन तीनों से निकलने वाली फीलिंग बहुत अजीब थी। इसमें कोई जिंदा चीज नहीं थी। यह 3 जंगली जानवरों जैसा ज्यादा लग रहा था। ये 7वें राजकुमार के कमांड में 3 सबसे बेरहम विलेन हैं। कहा जाता है कि इन 3 खतरनाक जानवरों के पास एक बार 6 स्टार मार्शल सम्राट का शिकार करने का शानदार रिकॉर्ड था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 7वें राजकुमार उन सबको बाहर ले आएंगे। भीड़ की आंखें चमक उठीं, उनमें डर का भाव था। ये तीनों खतरनाक और ताकतवर लोग इतने खतरनाक थे कि उन्होंने भी उनके बारे में सिर्फ सुना था, असल में उन्हें कभी देखा नहीं था। अब हम फिर मिलेंगे। इससे वे डर से कांपने लगे और 7वें राजकुमार से सावधान हो गए। बस 3 जानवर, मैं उन्हें अपनी कलाई के एक झटके से मार सकता हूं। झाओ फेंग ने तीनों विलेन की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखें सब कुछ देख रही थीं और उसने बेपरवाही से कहा। यह सुनकर तीनों विलेन का ऑरा तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उनके शरीर से डरावनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी, जिससे पूरा हॉल भर गया था। पलक झपकते ही हॉल में ज्यादातर लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, जैसे उनकी अंदर की एनर्जी किसी ठंडी हवा से दब रही हो और उनके दिल में खतरे का बहुत ज्यादा एहसास भर गया हो। अगर तुम खुश नहीं हो तो यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मार डालूंगा। झाओ फेंग मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में ठंडा जानलेवा इरादा भरा हुआ था। बस बस बस।
जैसे ही लहरें फैलीं, 3 काली आकृतियां सातवें राजकुमार के पीछे चुपचाप गायब हो गईं। झाओ फेंग बिना किसी भाव के चुपचाप सातवें राजकुमार को देख रहा था। उसके शांत व्यवहार से आत्मविश्वास झलक रहा था। धत तेरे की, जल्दी करो और लड़ो, मुझे जल्दी है, झाओ फेंग ने बेसब्री से कहा। हर कोई हैरान था, सोच रहा था कि यह अजीब चीज कहां से आ गई। बस लहरें और तरंगे फिर से उठती हैं। अंदर एक काली परछाई झिलमिला रही थी। जैसे ही झाओ फेंग को इसका एहसास हुआ, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इशारा किया, पुकारना। हालांकि वह बिंदु खाली जगह पर रखा गया था और काली छाया बिना किसी निशान के गायब हो गई। यह तो दिलचस्प है। झाओ फेंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर क्रूरता की झलक थी। चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ ठीक से खेलूंगा। इसके साथ ही उसने धुंध वाले जानवर को बुलाया और कहा, उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। अब मिस्ट बीस्ट, गोल्डन बोल और क्रिम्सन पाइथन के बीस्ट कोर को एक के बाद एक खाकर 7वें रैंक के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि शायद कुछ 9 स्टार मार्शल सम्राट भी उसे उकसाना नहीं चाहेंगे। हाँ, पग उसका क्या मतलब है? क्या हम सच में इस चीज का इस्तेमाल मार्शल सम्राट के खिलाफ लड़ने के लिए करना चाहते हैं? झाओ फेंग की हरकत से सभी हैरान रह गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि एक पालतू कुत्ते में युक्सी को बचाने की क्या काबिलियत हो सकती है। मिस्ट बीस्ट के बारे में बताने के बाद झाओ फेंग की आकृति अचानक वहां से गायब हो गई। 7वें राजकुमार का पहले मुस्कुराता हुआ चेहरा यह सीन देखकर थोड़ा मुस्कुराया। यह क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा अंतरिक्ष के रहस्यों में भी माहिर हो? उसके 3 गुर्गे इतने मुश्किल से पकड़ में आने वाले और उनसे बच पाना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलती से एक पुरानी सीक्रेट टेक्निक समझ ली थी जो स्पेस से जुड़ी है। यह ठीक उनकी अनप्रेडिक्टेबल स्पीड की वजह से ही था कि 3 फिन्स 7वें राजकुमार के ऑर्डर पर बार बार अपने मिशन पूरे कर पाए। आप कह सकते हैं कि यह पुरानी सीक्रेट टेक्निक एक अहम वजह है कि तीनों विलेन इतने लंबे समय से बदनाम हैं। लेकिन किसने सोचा होगा कि कोई सच में एक पुरानी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है जो 3 फिन्स से कम पावरफुल नहीं थी। बैंग बैंग बैंग। उनके आसपास की हवा जोरदार लड़ाई की आवाजों से गूंज रही थी। तुरंत एक शक्तिशाली सेना आई और अपने कहर में उसने ग्रेट हॉल को सचमुच भयानक तरीके से नष्ट कर दिया। किसी की भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई और वे जल्दी से मेन हॉल से निकल गए। मिस्ट बीस्ट की सुरक्षा में यूशी भी मेन हॉल से बाहर निकल गया। जहां तक 7वें राजकुमार की बात है, उसकी आंखें खाली जगह पर टिकी थीं, उनमें एक तेज चमक थी, लेकिन आखिर में वह भी मेन हॉल से चला गया। बूम बूम बूम। जैसे ही वह मेन हॉल से बाहर निकला, अचानक पूरे हॉल में तलवार की डरावनी आभा फैल गई। खास चीजों से बना बड़ा हॉल तलवार की इस एनर्जी के कारण टोफू जितना नाजुक हो गया था, जो आसानी से कई टुकड़ों में फट गया। एक जोरदार गर्जना के साथ वह गिर गया। जैसे ही मेन हॉल गिरा, खंडहर से 3 लाल किरणें निकलीं और सीधे 7वें राजकुमार की ओर बढ़ी। 7वें राजकुमार की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ के एक इशारे से 3 खून जैसी लाल रोशनियां 3 खूंखार जानवरों के सिरों में बदल गईं और उसके सामने कुछ फीट की दूरी पर रुक गईं। उस खतरनाक जानवर का सिर देखकर 7वें राजकुमार की आंखें ठंडी चमक उठीं, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। बाकी लोग बहुत हैरान थे और उनके हाव भाव अलग अलग थे। 7वें राजकुमार, आपके नीचे काम करने वाले लोग सच में नाकाबिल हैं। खंडहरों से एक कठोर ठंडी हंसी गूंजी। उठते धुएं के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी और धुंध में गायब हो गई, आखिर में एक डरावनी आभा के साथ बाहर निकली। अगर तुम भी इतनी ही आसानी से हार गए तो मुझे बहुत निराशा होगी। झाओ फेंग का एक्सप्रेशन ठंडा था, खासकर 3 विलेन को मारने के बाद उसका खतरनाक ऑरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब एक नजर में ही पता चल गया कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। तुमने इस राजकुमार को गुस्सा दिला दिया है। यह राजकुमार कसम खाता है कि मैं तुम्हें युद्ध का गुलाम बना दूंगा। ऐसा कहकर 7वें राजकुमार की अंदर की एनर्जी बढ़ गई और वह उसके डेंटियन की तरफ दौड़ा और उसने अचानक जोर से दहाड़ा, ब्लड स्पिरिट ड्रैगन प्रकट हो। चैप्टर 292 ब्लड लाइन्स की लड़ाई। 7वें राजकुमार ने जैसे ही बोलना खत्म किया, अचानक उसके शरीर से एक साफ और शानदार ड्रैगन की दहाड़ निकली। इसके तुरंत बाद उसका शरीर आधा राक्षस जैसा है। उसके सिर को छोड़कर उसके पूरे शरीर के हाथ पैर मोटे ड्रैगन के पंजों में बदल गए थे। उसकी छाती पपड़ियों से ढकी हुई थी और उसकी आंखें कभी कभी खून की प्यासी चमक से चमक उठती थीं। लेकिन इस दिखावट से वह खतरनाक या डरावना नहीं लग रहा था। इसके बजाय इससे उसे ज्यादा राजसी लुक मिला, जिससे वह ज्यादा राजकुमार जैसा लगने लगा। एक ब्लड स्पिरिट ड्रैगन अपने आधे राक्षस रूप में। झाओ फेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। वह ब्लड स्पिरिट ड्रैगन के ब्लड लाइन से जुड़ गया था, इसलिए 7वें राजकुमार से निकलने वाली आभा से वह अनजान नहीं था। आधा दानव बनने के बाद 7वें राजकुमार की ताकत बहुत बढ़ गई। शुरू में 7 स्टार मार्शल सम्राट की साधना रखने वाला वह अब 9 स्टार मार्शल सम्राट के लेवल पर पहुंच गया है। अपने बदले हुए ब्लड स्पिरिट ड्रैगन शरीर की एक्स्ट्रा पावर के साथ वह एक पीक 9 स्टार मार्शल एम्परर से भी लड़ने की हिम्मत करेगा। यही आत्मविश्वास उन्हें आत्मविश्वास देता है।
यही कारण है कि 7वें राजकुमार ली युआनयी और 3 विलेन की मौत के बाद भी शांत और स्थिर रहे। तुम बहुत अच्छे हो और तुम में बहुत पोटेंशियल है। मैं राजकुमार तुम्हें एक मौका दूंगा। 7वें राजकुमार ने झाओ फेंग को ठंडी नजरों से देखा, उसकी आंखों में खून की प्यास और गुस्से की भावना भरी हुई थी। मेरी बात मान लो और मेरे सबसे वफादार सेनापति बन जाओ, और मैं इस बार तुम्हारी लापरवाही को माफ कर सकता हूँ। नहीं तो। 7वें राजकुमार की आंखों में एक ठंडी चमक थी, एक ऐसा भाव जिसने वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। 7वां राजकुमार, जिसका ब्लड लाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, असल में 9 स्टार मार्शल एम्परर के लेवल तक पहुंच गया है। हमें यहां कौन रोक सकता है? अपने खून की ताकत से मिलने वाली बढ़त के साथ 7वें राजकुमार की ताकत शायद और भी ज्यादा हो जाएगी। वह बच्चा खत्म हो गया। 7वें राजकुमार, एक 9 सितारा मार्शल सम्राट का सामना करते हुए उसके पास जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। सबने चुपके से सिर हिलाया, यह सोचकर कि अगर झाओ फेंग ने मना कर दिया तो वह जरूर मर जाएगा। तुम छोटे कमीने, तुम मेरे योद्धा बनने के लायक नहीं हो। झाओ फेंग ने उपहास किया। यह बहुत दुख की बात है। जैसे ही चेरिश शब्द बोला गया, 7वां राजकुमार वहां से गायब हो गया। जैसे ही शब्द बोला गया, वह पहले ही झाओ फेंग के सामने आ गया था। ड्रैगन के पंजे जैसा तेज हाथ, जिसमें सोने को भेदने और पत्थर को चीरने की ताकत थी, झाओ फेंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। ड्रैगन के पंजों की तेजी से अगर झाओ फेंग को मजबूती से पकड़ लिया जाता तो पक्का उसकी आंतें निकल जाती। रोल। झाओ फेंग की आवाज ठंडी थी और अपने हाथ के एक इशारे से उसने 10 मेरिडियन दिव्य तलवार को छोड़ दिया। 10 हैरान करने वाली तलवारें तेजी से आगे बढ़ी। 7वें राजकुमार की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनका सामना कर सके। जल्दी से पीछे हटते हुए, यह देखकर कि वह उनसे बच नहीं सकता, उसने उन्हें अपने हाथों से रोकने का फैसला किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लड लाइन ने न केवल 7वें राजकुमार को बहुत ताकत दी, बल्कि उसे बहुत मजबूत ड्रैगन स्केल डिफेंस भी दिया। कभी न टूटने वाली 10 मेरिडियन स्वॉर्ड क्यूई ने 7वें राजकुमार की बाह पर वार किया, लेकिन उसे काटने के बजाय वह ऐसे लगी जैसे वह उल्कापिंड का लोहा हो, जिससे खनकने की आवाज और चिंगारियां निकली। निश्चित रूप से इससे यह स्थिति पैदा हो सकती है। ब्लड स्पिरिट ड्रैगन के शानदार डिफेंस के अलावा यह इस बात से भी जुड़ा है कि झाओ फेंग सिर्फ 4 स्टार मार्शल सम्राट है। आखिरकार इस समय 7वां राजकुमार एक 9 सितारा मार्शल सम्राट है और वह ड्रैगन स्किल से सुरक्षित है। भले ही 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड एक दिव्य स्किल है, लेकिन इतने बड़े गैप के सामने 7वें राजकुमार के डिफेंस को तोड़ना आसान काम नहीं है। लेवल 2 बेरस्कर। झाओ फेंग की आंखें ठंडी हो गईं और उसने तुरंत अपना बेरस्कर भगवान जैसा मॉड एक्टिवेट कर दिया। लेवल 2 बेरस्कर मोड में पहुंचने के बाद झाओ फेंग के सभी गुण 4 गुना बढ़ गए। इन 4 बार के एट्रीब्यूट के सुपरपोजिशन के तहत उनका कल्टीवेशन लेवल भी 3 लेवल बढ़ गया और वे 7 स्टार मार्शल एम्परर के लेवल तक पहुंच गए। झाओ फेंग के ऑरा में अचानक बदलाव ने 7वें राजकुमार को तुरंत चौंका दिया। आपने पलक झपकते ही 3 स्टार कल्टीवेशन लेवल तक पहुंचने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? 7वें राजकुमार को बहुत ज्यादा उत्सुकता और लालच महसूस हुआ। अगर कोई यह सीक्रेट टेक्निक हासिल कर ले तो मार्शल एम्परर लेवल पर उसका मुकाबला कौन कर सकता है? उस समय अगर उसका सामना कुछ सेमीसेंस से भी हो जाए तो भी उसमें उनसे लड़ने की ताकत है। इस समय उसकी नजरें झाओ फेंग पर टिकी थीं। अब उसकी नजरों में कोई और नहीं था, यहां तक कि यूशी भी नहीं, जिसके बारे में वह हमेशा सोचता था। वह कुछ समय के लिए अलग हो गया था। उनके मन में खेती को बेहतर बनाने वाली सीक्रेट टेक्निक की तुलना में यूशी असल में कुछ भी नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक बात अभी आनी बाकी है। झाओ फेंग मुस्कुराया और साथ ही एक डरावना शब्द बोला, क्रिम्सन ब्लड आर्मर। एक धीमी दहाड़ के साथ लाल रंग के कवच की एक परत ने, जिसमें खून की प्यास की तेज आभा थी, झाओ फेंग के पूरे शरीर को ढक लिया। उनका लुक 7वें राजकुमार से काफी मिलता जुलता था और उनमें उनके चेहरे के लगभग 7वें हिस्से जैसे फीचर्स थे। एकमात्र अंतर, झाओ फेंग के हाथ पैर अभी भी नॉर्मल हालत में हैं। तुम्हारे पास भी ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लड लाइन है? इम्पॉसिबल। 7वें राजकुमार, जिनका चेहरा पूरे समय शांत रहा था, अचानक उनकी आंखों में हैरानी का एक अजीब सा भाव दिखा। वह हैरानी से झाओ फेंग को देखता रहा। साफ है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झाओ फेंग का ब्लड लाइन भी उन्हीं जैसा डिवाइन बीस्ट है। क्या इस बच्चे के पास ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लड लाइन भी है? यह कैसे हो सकता है? ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लड लाइन को जगाने के लिए 7वें राजकुमार ने कई सालों तक फ्लड ड्रैगन के इकट्ठा होने की जगह पर रहने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह बाल बाल बच गया और फ्लड ड्रैगन के एसेंस ब्लड की मदद से उसने आखिरकार ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लड लाइन को जगा दिया। लेकिन मेरे सामने इस बच्चे का क्या? उन्होंने जो देखा उससे वे पूरी तरह हैरान रह गए। खास तौर पर झाओ फेंग की लगातार चालों ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा लगता है कि चाहे उसे कोई भी खतरा क्यों न हो, यह बच्चा हमेशा उससे पार पा सकता है। उनके मन में एक अजीब विचार भी आया। झाओ फेंग के पास अभी भी एक छिपा हुआ ट्रम्प कार्ड है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन जब से तुम मेरे सामने आए हो, तुम मरने के लिए यहाँ हो।
इस दुनिया को दो ब्लड स्पिरिट ड्रैगन की जरूरत नहीं है। सातवें राजकुमार बहुत बुद्धिमान थे। हालांकि वे झाओ फेंग के बदलाव से हैरान थे, लेकिन पलक झपकते ही उन्होंने खुद को शांत किया और गहरी आवाज में कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे और भी ज्यादा लगता है कि जिस इंसान को गायब हो जाना चाहिए वह तुम हो। झाओ फेंग चुपचाप मुस्कुराया, फिर अचानक बाहर निकल गया। जैसे ही झाओ फेंग बाहर भागा, सातवें राजकुमार की मूर्ति भी वहां से गायब हो गई। गड़गड़ाहट, धमाकों की एक सीरीज खाली जगह में गूंज उठी। हवा में एक खतरनाक आभा फैल गई। यह एहसास ऐसा था जैसे दो खूंखार जानवर आपस में मिल रहे हों और जिंदगी मौत की लड़ाई में उलझे हों, जिसमें सिर्फ एक ही बच सकता था। इस भयंकर लड़ाई ने देखने वालों को डरा दिया। यहां तक कि यूशी, जिसका दिल हिल गया था, उसे भी शांत होने में काफी समय लगा। भले ही वह एक बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आई थी और ऐसी बातें जानती थी जो बाहर के लोग नहीं जानते थे, लेकिन झाओ फेंग जैसे आउटलायर्स के बहुत कम रिकॉर्ड थे, जो 2 महीने से भी कम समय में 9 स्टार मार्शल वेनरेबल से 4 स्टार मार्शल एम्परर बन सकते थे और यहां तक कि एक टॉप मार्शल एम्परर के बराबर कॉम्बैट पावर भी दिखा सकते थे। झाओ फेंग, तुम्हारे पास अभी भी कितने राज हैं? यूशी की आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं जब वह खाली जगह में खूनी लड़ाई लड़ रहे उस आदमी को ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में कोमलता और चिंता दिख रही थी। ध्यान दिए बगैर झाओ फेंग खास तौर पर उसे बचाने के लिए यहां आया था। अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद यह भावना ही युक्सी के गहरे जमे हुए दिल को छूने के लिए काफी है। झाओ फेंग, तुम्हें जिंदा रहना होगा। हमने साथ में एडवेंचर पर जाने का वादा किया था। यूशी ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को हिम्मत दे, झाओ फांग पर भरोसा करे या उसे हिम्मत दे। उसी क्षण हवा में लड़ाई अचानक बदल गई। चैप्टर 293, यह तुम हो। खून की लड़ाई। यह सब ब्लडलाइन के लेवल के बारे में है। दूसरा, इसमें ब्लडलाइन की समझ और डेवलपमेंट शामिल है। इसके अलावा ब्लडलाइन पाने वाले का कल्चर लेवल भी होता है। सातवें राजकुमार के पास प्रिमोर्डियल ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का ब्लडलाइन है और उसके ब्लडलाइन की शुद्धता उसे ड्रैगन क्लैन का सच्चा वंशज बनाती है। यहां तक कि बक्सिया भी इसकी तुलना नहीं कर सकता। लेकिन क्रिम्सन फ्लड ड्रैगन द्वारा शुरू की गई ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ब्लडलाइन को बेहतर बनाने के बाद झाओ फेंग की बैक्सिया ब्लडलाइन में म्यूटेशन हुआ। सिर्फ ग्रेड के मामले में यह पहले से ही प्योर ब्लड स्पिरिट ड्रैगन के बराबर है और शायद थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। जहां तक अपने वंश के विकास की बात है, झाओ फेंग पहले से ही परफेक्शन के पहले लेवल के करीब है। सातवां राजकुमार भी बहुत टैलेंटेड था और दोनों के बीच कोई खास अंतर नहीं था। इसलिए इस ब्लडलाइन लड़ाई का फोकस खेती के लेवल में मामूली सा अंतर है। बूम! खून से लथपथ एक व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा। उस आकृति को देखकर यूशी की आंखों में घबराहट की झलक दिखी। झाओ फेंग! वह चिल्लाई और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी एक खून जैसा लाल खूंखार शरीर बिजली की तरह नीचे गिरा और सीधे झाओ फेंग के शरीर पर मुक्का मारा। बैंग बैंग बैंग! जैसे ही भयानक मुक्के का हमला फैला, 2 मार्शल वेनेरेबल्स जो काफी पास थे सीधे खूनी धुंध में जा गिरे। झाओ फेंग तिरछा उड़ गया, 100 फीट से ज्यादा दूर जा गिरा और आखिर में दर्जनों पत्थरों से टकराने के बाद रुक गया। सभी ने यह दृश्य देखा। सभी को लगा कि उनके होंठ सूख गए हैं। सातवें राजकुमार के मुक्के की ताकत ऐसी थी कि एक आम मार्शल सम्राट उसका सामना नहीं कर सकता था। वहां मौजूद सभी लोगों में से शायद कोई भी इतने भयानक मुक्के से बच नहीं सकता था। तथापि जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि झाओ फेंग बर्बाद हो गया है, खांसी खांसी! पास ही खंडहर से एक हल्की कमजोर खांसी की आवाज आई। यह आवाज सुनकर सबके चेहरे अजीब हो गए। नहीं, वह अभी भी जिंदा है। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। सातवें राजकुमार की नजर भी थोड़ी सिकुड़ गई। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से भर गईं। ठंडी खर्राटों के साथ वह आगे बढ़ा और झाओ फेंग पर एक बार फिर हमला कर दिया। झाओ फांग के साथ हाल ही में हुई बातचीत ने उनके मन में इस आदमी के लिए गहरी चिंता पैदा कर दी, जो उनसे ज्यादा छोटा नहीं था। वह जानता था वह झाओ फेंग को इसलिए हरा पाया क्योंकि उसका कल्टीवेशन लेवल झाओ फेंग से 2 स्टार ज्यादा था। अगर झाओ फेंग में भी 9 स्टार मार्शल सम्राट की साधना होती तो यह लड़ाई मेरे बस की बात नहीं होती। ठीक यही कारण है। इसलिए वह भविष्य की किसी भी समस्या को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। 10 मेरिडियन दिव्य तलवार। जैसे ही सातवां राजकुमार पास आ रहा था, अचानक खंडहर से कई तलवारें निकल आईं। फकफक करना। सातवें राजकुमार का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। पिछली उलझन में इस मार्शल आर्ट तकनीक के कारण उसे काफी नुकसान हुआ था। उसके शरीर पर कई घाव इसी तलवार की एनर्जी की वजह से हुए थे और उसे अब भी इसका डर बना रहता है। जैसे ही वह झाओ फेंग के हमले को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाने वाला था, मैं समझ गया, सातवें भाई, मैं जानता हूं कि वह कौन है। अचानक राजकुमारों के बीच से जोरदार आवाज आई। सातवें राजकुमार ने त्योरियां चढ़ाई। उन्हें यह पहचानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि बोलने वाला ज़ुलो 13वां राजकुमार ज़ू था। सातवें भाई, इस आदमी को मार डालो। इसी की वजह से पिछली बार मुझे ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में बेइज्जत होना पड़ा था।
ज़ुलुओ चीखी जब उसने खंडहर से बाहर निकलते हुए उस आदमी को देखा तो उसकी आंखें गहरी नफरत से भर गईं। उस दिन किंगडम ऑफ ब्लेजिंग फ्लेम्स की यात्रा शुरू में उसने सोचा था कि बड़े राज्य के राजकुमार के तौर पर अपने स्टेटस को देखते हुए ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम की राजकुमारी के साथ शादी करना एक स्वाभाविक बात होगी, लेकिन मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। झाओ फेंग इसे बर्बाद कर देगा। इतना ही नहीं, झाओ फेंग की वजह से उसकी खुद की इज्जत चली गई और वह बुरी हालत में था, जिससे ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में घबराहट और निराशा फैल गई। वापस आने पर उसने बदला लेने का पक्का इरादा कर लिया। लेकिन झाओ फेंग ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में है तो कौन बिना किसी कारण के स्नोई एम्पायर की ओर भागना चाहेगा। उन्होंने 2-3 महीने तक इंतजार किया, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली। इस समय 7वें राजकुमार ने, जो हमेशा उसके करीब रहे थे, उन्हें एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने उनकी मदद करने के लिए 5 एलिमेंट्स रूइंस रियल में प्रवेश करने के लिए कहा। ज़ुलुओ बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। सबसे पहले उसने 7वें राजकुमार को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। दूसरी बात, ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम की उसकी नाकाम ट्रिप ने उसे स्नोफील्ड एम्पायर के राजकुमारों के लिए बेइज्जती बना दिया। राजकुमारों ने उससे मिलना जुलना पसंद नहीं किया और यहाँ तक कि महाराजाधिराज भी उससे दूरी बनाना चाहते थे। निराश होकर वह 5 एलिमेंट्स रूइंस रियल में आ गया। मैंने सोचा, मुझे इस जीवन में झाओ फांग को दोबारा देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन ज़ुलुओ को लगा कि जिस तरह से झाओ फेंग ने पहले मेन हॉल में 3 विलेन से निपटा था, वह जाना पहचाना लग रहा था। ध्यान से सोचने पर मुझे झाओ फांग का ख्याल आया। केवल उससे पहले वाला व्यक्ति दिखने और मार्शल आर्ट की कला दोनों के मामले में झाओ फेंग से कहीं बेहतर था। इसलिए उसे हमेशा लगता था कि उसने किसी को कोई और समझ लिया होगा, इसलिए उसने कोई हंगामा नहीं किया। लेकिन अभी जब वह जानी पहचानी भावना और 10 मेरिडियन दिव्य तलवार जिसने उसे हराया था फिर से प्रकट हुई, तो उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को झाओ फेंग के साथ सुपरइम्पोज कर दिया। कौन है भाई? 7वें राजकुमार ने अपना सिर नहीं घुमाया और बेपरवाही से पूछा। धधकती आग के राज्य का झाओ फेंग। झाओ फेंग, वही झाओ फेंग जिसने ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में तुम्हारी हार का कारण बना। यह वही है। ज़ुलुओ का चेहरा नफरत से भर गया था। भले ही उसने अपना रूप बदल लिया हो, मैं अब भी उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स और उनका इस्तेमाल करते समय उससे निकलने वाली आभा को पहचान लूंगा, भले ही वह राख में बदल जाए। अगर मुझे ठीक से याद है तो वह पूरी तरह से ली युआनी के साथ 3 चाल वाले एग्रीमेंट की वजह से बच पाया। सच में ली युआनी ने अपनी तीसरी चाल में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसे एक अजीब कवच वाले आदमी ने रोक दिया। तब जाकर वह मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उस समय उनकी खेती का लेवल क्या था? यह 8 स्टार मार्शल वेनेरेबल लगता है क्या? यह सुनकर न केवल 7वें राजकुमार हैरान रह गए, बल्कि वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर भी अविश्वास का भाव दिखा। उन्होंने कुछ सीक्रेट चैनलों के जरिए ब्लेजिंग फ्लेम किंगडम में 13वें राजकुमार ज़ू की हार के बारे में कुछ बातें जान ली थीं। यह मैं भी जानता हूं। यह बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से हुआ, एक 8 स्टार मार्शल वेनेरेबल। अब ज़ुलुओ कहती है कि 8 स्टार मार्शल वेनेरेबल उसके सामने 7 स्टार मार्शल सम्राट है। लगभग 2 महीने में ही उन्होंने साधना का पहला लेवल लगभग पार कर लिया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे मजाक नहीं कर रहे हो? लेकिन जब उन्होंने 7वें राजकुमार का गंभीर और जानलेवा चेहरा देखा तो सबके चेहरे के भाव और भी अजीब हो गए। क्या यह सच में सच हो सकता है? 7वें राजकुमार ने भीड़ के अजीब रिएक्शन को नजरअंदाज किया और बस झाओ फेंग की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में मारने का इरादा और भी पक्का हो गया, जैसे कोई खून जैसा लाल ड्रैगन उनकी आंखों में कुंडली मारकर बैठा हो, आसमान में दहाड़ रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि वह किसी भी पल आसमान में उड़ जाएगा। चाहे तुम झाओ फेंग हो या नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम्हारे पास कई राज हैं। क्योंकि तुम हार मानने को तैयार नहीं हो, तो इस राजकुमार के पास तुम्हें मारने और खुद जांच करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। एक ठंडी हंसी के साथ 7वें राजकुमार की आकृति खून जैसी लाल परछाई में बदल गई और वहीं से गायब हो गई। झाओ फेंग, जो अभी अभी खंडहर से रेंगकर बाहर आया था, अभी तक संभला भी नहीं था कि उसे लगा कि उसके चारों ओर एक भयानक हत्या का इरादा जमा हो रहा है। एक महत्वपूर्ण क्षण में बिना किसी हिचकिचाहट के वह लिंगयुन इमोर्टल स्टेप्स का इस्तेमाल करके तेजी से पीछे हट गया। 7वें राजकुमार का हमला खाली जगह पर हुआ, लेकिन वह रुका नहीं और हमला करता रहा। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिससे लग रहा था कि वह मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार है। बचते हुए झाओ फेंग ने 7वें राजकुमार के सिर के ऊपर हेल्थ बार पर नजर डाली। जब उसने देखा कि राजकुमार की हेल्थ अभी भी आधी बची हुई है, तो उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने दांत नहीं दिखाए, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आसान हूं। चैप्टर 294 उन्मत्त नरसंहार। सिर्फ इसलिए कि मैं अपने दांत नहीं दिखा रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आसानी से हार मान लूंगा। झाओ फेंग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी सांस में कमजोरी के कोई निशान नहीं थे, बल्कि उसके ठंडे और बेरहम इरादे ने उसके डरावने और बेरहम ऑरा को और बढ़ा दिया था। एक ही समय पर झाओ फेंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और जैसे ही उसने मुट्ठी भींची, एक डरावनी काली रोशनी अचानक निकली।
काली रोशनी में खतरनाक हत्या का इरादा और कभी न खत्म होने वाली हिंसक तबाही का माहौल था। जैसे ही काली रोशनी दिखाई दी, सातवां राजकुमार जो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। उसे काली रोशनी में एक खतरनाक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। क्या अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है? झाओ फेंग इस पल के लिए ही लगातार चोट का नाटक कर रहा था। दानव मुट्ठी की बलि दो। वह दहाड़ा और काली रोशनी ने तेजी से उसकी मुट्ठी को घेर लिया। एक अजीब सी भयानक और हिंसक आभा उसमें भर गई, साथ ही राक्षस के लिए खुद को कुर्बान करने की इच्छा भी थी। जैसे ही झाओ फेंग ने मुक्का मारा, उस भयानक आभा को जैसे कोई रास्ता मिल गया और वह तेजी से बाहर निकल आई। नहीं, इस समय सातवें राजकुमार को जीवन मरण का संकट महसूस हुआ। जब वह डरा हुआ था तो उसकी ब्लडलाइन पावर तेजी से बाहर निकली, जिससे झाओ फेंग के जोरदार पंच को रोकने की कोशिश में उसके शरीर पर और ज्यादा स्केल्स उग आए। क्लिक करें।